MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। हम आपको बताएं कि अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी इंदौर में है, लेकिन दो सहयोगी, एक हमारी जयपुर में और मुंबई में है। अनाया हमारे साथ मुंबई मौजूद है जयपुर से, और मुंबई से सत्यप्रकाश मौजूद हैं। और ऐसे में अब जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो इंदौर की खबर से कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती। आपको कुल मिलाकर हम 4 खबरें दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इंदौर इसलिए क्योंकि मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ रहा है। अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, हर तरफ चीख पुकार मची है, अस्पताल से मरने वालों की भी खबरें आ रही हैं। और ऐसे में जो पूरा नकारा सिस्टम है उसकी पोल खोल कर रख गई है। ऐसे में मोहन यादव की सरकार ने एक्शन तो लिया, 2 अधिकारियों को नाप दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या नापने भर से, उन्हें पद से हटाने भर से क्या यह समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर हो जाता तो ये चीजें नहीं होती। अभी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है, वाटर सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है, गलियों में साफ सफाई की जा रही है, नगर निगम की गाड़ी दौड़ रही है। लेकिन मोहन यादव जो हैं वो शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो वो बिस्लरी का पानी भी पी रहे हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इंदौर की इस घटना से जुड़ी सारी सच्चाई आपके सामने रहेगी। जब सरकारी सिस्टम दूषित हो जाता है तो जनता के घरों में मातम पसर जाता है। जब सरकारी सिस्टम को सत्ता का संरक्षण मिलता है तो मौत के आंकड़े भी मासूमों की चिताओं के साथ जल जाते हैं। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा, दादाजी ये नानी। कोई कहता है 4 मरे, कोई कहता है 7 मरे और कोई 9 के मरने का दावा करता है, तो कोई मौत के आंकड़ों को बढ़ाकर 14 तक कर देता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मरे क्यों। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मरे क्यों, किसकी गलती है, कौन दोषी है और मौत के आंकड़े छिपा कौन रहा है। ये हत्याएं हुई है, अधिकारी भी दूध के धुले नहीं है, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली, ये लुटेरों की टोली है, ये इसको लीड करती है। इंदौर में मातम है और सरकार विकास की दौड़ में सर पर दौड़ रही है। इसलिए ही इंदौर में मौतों के बावजूद सत्ता का हर कार्यक्रम बेरोक टोक चल रहा है। इन 4 तस्वीरों को देखिए, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। जब इंदौर के घरों में मातम पसरा है तब मुख्यमंत्री उज्जैन में एक विवाह समारोह में मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचाते नजर आए। तो गुजरात में भी सीएम साहब जियो और जीने दो को जीवन का शाश्वत दर्शन बता रहे हैं। सीएम ने खेड़ी घाट में पोषण आहार सामग्री वितरित की, तो खंडवा में कन्या पूजन कर प्रदेश के लोगों की समृद्धि, संकल्प सिद्धि और सुख शांति की प्रार्थना भी सीएम मोहन यादव करते दिखे। लेकिन समृद्धि किसकी हो रही है? अधिकारियों की। संकल्प किसके पूरे हो रहे हैं? शासन प्रशासन के। और सुख शांति किसे मिल रही है? सरकार को, क्योंकि जनता के घरों की दीवारें तो चीखों से चरमरा गई हैं। ये मेरी पत्नी थी गीता ध्रुवकर। हाँ, ये पानी पीने से सहन नहीं हुआ उनको, और मैं तो पानी उबाल के पीता था, तो मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इनको ज़्यादा फर्क पड़ गया और हमको कुछ बात नहीं करने दी हमारे पेशेंट से, और अपना वो काम करते रहे। हम को तो भरोसा है कि भगवान डॉक्टर हैं, तो अपन को भरोसा रखना पड़ा। 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक उनके वेट करते रहे कि चलो खबर आएगी, कोई मिलेगा, लेकिन कोई नहीं मिला। ये सब पानी के चक्कर में हुआ ये। तो मतलब क्या हुआ, उनकी तबीयत को क्या हुआ था? उनको उल्टी दस्त लगी थी। अब एक दिन में 50 चक्कर वो दस्त चले गए थे। उसके बाद में उल्टी भी कम से कम नहीं करके 60-65 चक्कर हो चुकी थी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को महीनों पहले ही बदला जाना था, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर दबाकर बैठे रहे। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके के नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, लेकिन टेंडर 17 सितंबर को खोला जाना था। टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद 29 दिसंबर को खोला गया।
दावा है कि निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव और अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया टेंडर को दबा कर बैठे रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है और जो दोषी हैं उनका भी जांच के बाद पता लगने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूषित पानी पीने वाले 8,571 लोगों की अब तक जांच की जा चुकी है, जिसमें से 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 32 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन मौत कितने मरीजों की हुई, दूषित सिस्टम बता नहीं पा रहा है। ये पाइपलाइन जो कि जहां से लीकेज थी, ये पाइपलाइन थी जहां वॉशर लगा हुआ था, ये पाइपलाइन को हटाया गया, यानी इतने बड़े टुकड़े को हटाया गया। लेकिन नया क्या जोड़ा गया, उस तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। नया ये ब्लैक वाली जो पाइप है, काले रंग की पाइप, इसे जोड़ा गया। लेकिन अब जब वाटर सप्लाई की गई, वो फुटेज आप दिखा सकती हैं दर्शकों को कि अभी भी लीकेज मिला। अंदर जो टेक्नीशियन थे वो अंदर गए हुए थे। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर इस ज्वाइंट के पास, तो पानी में हल्का आपको कंपन नजर आएगा। 2 महीने से आने के गड्ढा यहाँ पे करा हुआ है, ये खोदा हुआ था वाल के लिए, बोरिंग नीचे करने के लिए। अभी तक यहाँ ढक्कन लगा ना। जब मौत हुई, जब ये घटना हुई, उसके बाद शुरू किया, उसके बाद ही आने के सब ये कार्रवाई सब पूरी चालू हो रही है। बैकलाइन साफ कराने के ऑर्डर है और साफ सफाई कराने के ऑर्डर से। तो अगर ये साफ हो जाएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जी। यहाँ की मरम्मती होगी, उसके बाद लीकेज नहीं होगा, इसकी गारंटी होगी। गारंटी तो सर अब कर ही रहे सर। सवाल यह है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने सुनवाई क्यों नहीं की? मेन पाइपलाइन में लीकेज का पता क्यों नहीं चला? गंदा पानी सप्लाई होता रहा, अधिकारी तमाशबीन बने रहे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शौचालय के नीचे मेन पाइपलाइन की अनुमति किसने दी? पानी निकलता है तो वो उसका पानी निकलता है ना, तो वो बंद करवाना है ना, ढुलता है। उसके बाद पानी नहीं आता, वो बोरिंग का तो बंद करवा चुका है। कोई आपको फायदा नहीं है? नहीं, कोई फायदा नहीं, इसका यूज भी नहीं करना, यूज भी नहीं करते इसको। दिक्कत परेशानी में गंदा पानी आता है, सब कुछ आने के परेशान हो चुके हैं। तो इससे अभी पाइपलाइन को देखा कि वहाँ काटना इन्होंने शुरू, पाइपलाइन वहाँ पे काटना शुरू हुआ, यानी कब से डैमेज है पाइपलाइन है वहाँ पे, बहुत दिन से डैमेज है। कई बार देख आए हैं, देख के भी गए हैं, सब कुछ करा वहाँ पे। पर अभी इतना हंगामा होने के बाद वो कर्मचारियों ने आए हैं और स्थिति सुधर जाएगी ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इंदौर की हर आंख नम है, हर जुबान पर सवाल है, लेकिन जवाब न सरकार के मुखिया के पास है और न सिपह सलारों के पास। 3 अधिकारियों को निलंबित कर मोहन यादव सरकार ने कार्रवाई कर दी है। साथ ही जिंदगी की कीमत भी 2 लाख रुपए तय कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंदौर में आंशिक तौर पर एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन एक्शन एक जगह और हुआ। इस देश में दूसरी बड़ी खबर जो आई वो आई जम्मू से, और हमारी सहयोगी अनाया जो कि जयपुर में मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि आतंकियों का जो नेक्सस है वो किस तरीके से उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। ये पूरी रिपोर्ट अनाया बता रही हैं। ओवर टू यू अनाया। बिल्कुल विवेक, देखिए आतंकवाद की बात करेंगे कंधार कांड की जहरीली गवाही की। जम्मू कश्मीर से लेकर कराची तक आतंकवाद के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के हर एक ठिकाने को चुन चुन कर ध्वस्त किया गया, तो अब आतंकवादियों के द्वारा टेरर फंडिंग से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की कमर तोड़ रखी है, चुन चुन कर आतंकवादियों का हिसाब किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जैश के सरगना असद मजहूर अब एक नया प्रोपेगेंडा लेकर सामने आ गए हैं। क्या है ये प्रोपेगेंडा और आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से एक्शन चल रहा है, किस तरीके से ये एक्शन हो रहा है, डिटेल में आपको इसकी जानकारी देंगे। इसके लिए आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान की कंगाल सरकार के रहमो करम पर पलने वाले आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए हुए हैं। हमारी माएं हर दिन अपने बच्चों को जिहाद की लोरी सुनाती हैं। हमारे पास कुरान मौजूद है, तुम दीवारों से जिहाद मिटा दो, कुरान की आयतों से तो नहीं मिटा सकोगे। जैश ए मोहम्मद का सरगना आतंकी मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में अपने परिवार के 10 से ज्यादा सदस्यों को दफनाने के बाद लगातार जहर उगल रहा है। रुक रुक कर आतंकी मसूद अजहर का दर्द बाहर आ रहा है। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं? मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। आतंकियों के अड्डों पर खलबली मची है।
आतंकी मसूद अजहर को डर है कि अगला नंबर उसका हो सकता है, इसलिए मसूद अजहर अपनी तकरीरों से आतंकियों को एकजुट करने में जुटा है और इस बार उसने कंधार हाईजैक को लेकर अपने सगे संबंधियों को मौत की भट्टी में झोंकने का पूरा प्लान बना लिया है। इसलिए झूठ की फैक्ट्री में आतंकी ने नए प्रोपेगेंडा का प्रोडक्शन किया है। सुनिए जरा। लेकिन अल्लाह का फजल करम है, जसवंत सिंह 70 घंटे उस दिन जागता रहा जब तैयारा अगवा हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी की नींद उड़ चुकी थी, उनकी कब्रें वहीं बन गई और फिर मुझे आके कहते हैं मौलाना कहीं जाना है। मैंने कहा जरा आराम करो, वुजू भी करने दो। वुजू किया, साथियों से मुलाकातें की, खुद अपने तैयारे पे बिठा के लाए। बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया, कोई वीजा नहीं था, कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं था, खुदा की कसम तलाशी भी नहीं थी, इसलिए कि डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मेरी आंखों से पट्टी बांध दी। जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर अपने आखिरी दिन गिन रहा है। भारत की मिसाइल आतंकी को कभी भी कब्रिस्तान की मिट्टी में मिला सकती है, इसलिए मसूद अजहर जिहाद की पाठशाला में आतंकियों की नई ब्रिगेड तैयार करने के लिए जहरीली तकरीरों की किश्त जारी कर रहा है। याद है मेरी रिहाई से कुछ अर्सा पहले दिल्ली के चंद ऑफिसर मिलने के लिए आए, मुझे आकर टटोलने लगे कि इसका जज्बा बाकी है, ये खत्म हो गया, गैरत का नारा बाकी है, ये खत्म हो गया। मुझे कहने लगे जिहाद कश्मीर खत्म हो जाएगा कि नहीं। मैंने कहा इंशाअल्लाह 50 साल भी खत्म नहीं होगा। आतंकियों को कश्मीर से लेकर कराची तक घेरा जा रहा है। मसूद अजहर हो या फिर उसके द्वारा कश्मीर में डिप्लॉय किए गए आतंकी, सभी की कमर तोड़ी जा रही है। इस तस्वीर को देखिए, ये आतंकी रफीक नाई है। रफीक नाई इस वक्त पाकिस्तान में रहकर आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के हैंडलर और लॉन्च कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। आतंकी रफीक बेशक मुल्ला मुनीर के संरक्षण में पल रहा हो, लेकिन भारत में आतंकियों की कमर तोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकियों की 100 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ज्यादातर संपत्ति उन 306 आतंकियों की जब्त की गई है जो पुंछ से भागकर पाकिस्तान चले गए और अब वहीं से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुंछ में जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के कमांडर रफीक नाई की संपत्ति भी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन के तहत जब्त की गई है। आतंकी रफीक नाई हथियार और ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त था, लेकिन मारे जाने के डर से पाकिस्तान भाग गया। साल 2026 में जम्मू कश्मीर पुलिस की पाकिस्तान में बैठे उन आतंकी कमांडर्स पर बड़े प्रहार की तैयारी है जो जम्मू कश्मीर से हैं, लेकिन आतंकवाद की चरम सीमा के दौरान वो पाकिस्तान चले गए और अब वहां से आतंकी नेटवर्क को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पुंछ जिले की ही बात करें तो यहाँ 100 से ज्यादा पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडर्स की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर ली है। आतंकियों के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए भारत के सुरक्षा बलों की तैयारी पुख्ता है। जैश का सरगना अजहर मसूद हो या फिर लश्कर का चीफ हाफिज सईद, जम्मू कश्मीर पुलिस और एनएसजी कमांडो इन आतंकियों की हर फिदाइन ब्रिगेड को जहन्नुम भेजने के लिए तैयार है। वैसे भी मसूद अजहर और हाफिज सईद को भूलना नहीं चाहिए। अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.2 लॉन्च कर दिया तो आतंकिस्तान की कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब मुंबई हम आपको लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पालघर में कौन सी साजिश चल रही है सत्यप्रकाश से बेहतर कोई नहीं बता सकता और वही बता पाएंगे कि पालघर में इस वक्त कौन सी साजिश चल रही है, कौन सी प्लानिंग चल रही है। सत्यप्रकाश। महाराष्ट्र के पालघर जिला एक बार फिर से चर्चाओं में है। पालघर जिले में देश विरोधी तराने ने सबको शन्न कर दिया है। आखिर पालघर में क्यों बजाया गया भारत विरोधी गाना? क्या जो महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव के पहले पालघर जिले को सुलगाने की साजिश रची गई थी? पालघर में कैसे पर्दाफाश हुआ पाकिस्तानी प्रेम? देखिए ये रिपोर्ट। तुम लोग पाकिस्तानी हो क्या? फिर पाकिस्तान का गाना क्यों बजा रहे हैं? 1 मिनट तक पूरा चला, 1 मिनट तक की रिकॉर्डिंग 1 सेकंड की नहीं है। आओगे हमारा, पियोगे हमारा, रहोगे हमारे यहाँ और गाना गाओगे वहाँ का। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की बात करना अब जिहादी मानसिकता वालों के लिए ट्रेंड बन गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मैच हो या फिर कोई और इवेंट, पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी देश में पल रहे जिहादियों की जिंदगी का हिस्सा हो गई है।
इससे मिलिए, ये महाराष्ट्र के पालघर के नायगांव इलाके का रहने वाला अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान काम तो सलून में करता है, लेकिन दिमाग में जिहाद वाला जहर खुला है। तभी तो अब्दुल रहमान को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला गाना तेज आवाज में सुनना पसंद है। दरअसल पालघर के नायगांव इलाके में जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाने की आवाज आई तो हड़कंप मच गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि हिंदुस्तान में रहकर वो कौन सी जिहादी सोच है जिसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला तराना पसंद आ रहा है। इतना 1 मिनट तक पूरा चला, 1 मिनट तक की रिकॉर्डिंग 1 सेकंड की नहीं है, 1 मिनट की है। आ जाता समझ में आता है, नहीं गलती से आता तो चलो हटा देते हैं। हेलो, तो पूरा एक हमेशा का है, रहते इंडिया में है, गाते पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में क्यों गाएंगे हम? तो गाना कैसे बजा तो रहे हैं आप लोग। भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गाना सुनकर हिंदू संगठन एकजुट हुए तो अब्दुल रहमान का साथी अब्दुल को अनपढ़ बताकर जिहादी सोच पर पर्दा डालने की कोशिश करने लगा। जैसे इन्होंने सुना कि ये पाकिस्तान पढ़ा लिखा तो है, जैसे उन्होंने सुना कि पाकिस्तान का नाम लिया तो उन्होंने तो उन्होंने जब मना किया तो जो है कि तुरंत इन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने बंद कर, क्योंकि भाई हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, हमारा देश कैसे हमारे मोबाइल में तो नहीं बचता ना, लेकिन नहीं बराबर बोलिए मैडम बराबर आप बोल रहे हैं। मैं कहाँ पर कुछ कह रहा हूँ कि गलती से नहीं पढ़े लिखे नहीं हो वो बात तो चलो ठीक है, भाई साहब कश्मीर पाकिस्तान बनेगा मैडम, लेकिन सवाल ये है कि अगर अब्दुल रहमान अनपढ़ भी है तो उसे इतना भी नहीं पता कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या अब्दुल पाकिस्तान प्रेम में अंधा हो चुका है? जोर से बोल। अब्दुल रहमान, कहाँ घर है तुम्हारा? आजमगढ़। कब से यहाँ हो मुंबई में? काफी दिन से हैं। जिहाद का काम करता है? जिहाद का काम करता है। अच्छा सर, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, आसिफ, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। कहाँ घर है तुम्हारा? आजमी गढ़ा है हम लोग बस। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पंकज खिलजे दोपहर करीब 1:30 बजे निजी वाहन से गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें चिंचोटी के करमदपाड़ा इलाके में दुर्गा माता मंदिर के सामने स्थित रूहान हेयर कटिंग सैलून से तेज आवाज में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना सुनाई दिया। देश विरोधी गाना सुनकर पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी अब्दुल रहमान को शिकंजे में ले लिया। सवाल यह है कि क्या अब्दुल रहमान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना बजाकर पालघर में दंगा भड़काना चाहता था? क्या पालघर को सांप्रदायिकता की आग में जलाने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पालघर जिहादियों के निशाने पर है? मुंबई में रह के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाने की जुर्रत और हिम्मत अगर ये जिहादी कर रहे होंगे और इनको लगता होगा कि इनका पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा इनको बचाएगा, तो फिर इनको फिर देवा भाऊ के बुलडोजर के दर्शन देने ही पड़ेंगे। इस जिहादी मानसिकता को हमें मिट्टी में मिलाना है। महाराष्ट्र में कुछ दिन बाद बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव होना है। ऐसे में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे गाने बजाना किसी बड़ी साजिश की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा। पालघर जिले के नएगांव में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाने के बाद काफी बवाल हुआ है। यही दुकान है, यही सैलून की दुकान है जहां पर अब्दुल रहमान नाम का जो शख्स था यहाँ पर गाना बजा रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत खिलाफ यहाँ पर गाने बजाए जा रहे थे। जिसके बाद यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर हिंदू संगठन पुलिस के साथ पहुंचे और जो आरोपी है अब्दुल रहमान को पुलिस के हवाले दिया है। ये तस्वीर देखने किस तरह से यहाँ पे जो हिंदू संगठन बीएचपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इस पे बुलडोजर चलना चाहिए। फिलहाल अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल पर शांति भड़काने की कोशिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश के उस क्रिकेट खिलाड़ी की जिसे महंगे दामों में शाहरुख खान ने केकेआर के लिए खरीदा है। बांग्लादेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाकर मारा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है और सवाल है कि इतने महंगे दामों पर उन क्रिकेटर्स को खरीदने कर हम कौन सी मजबूती दे रहे हैं। यह सवाल शाहरुख खान के लिए भी है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए भारत में रेड कारपेट बिछाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम का तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान है। बांग्लादेश में मुस्तफिजुर रहमान को द फिज के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जलती चिताओं के बीच रहमान ने भारत आकर आईपीएल खेलने के लिए कमर कस ली है। लेकिन दूसरी ओर रहमान को भारत की धरती पर पैर नहीं रखने देने का प्रण भी देश के कुछ नेताओं ने ले लिया है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा हुआ है और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी यहाँ नहीं खेलने देगी जब तक वहाँ का हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। दरअसल आईपीएल 2026 के लिए मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम केकेआर ने खरीदा है। मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की भारी भरकम राशि में खरीदा गया है। रहमान जैसा खिलाड़ी भारत में नहीं आ पाएगा, एयरपोर्ट पार नहीं कर पाएगा, आप निश्चित समझ लेना। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा हुआ है और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी यहाँ नहीं खेलने देगी जब तक वहाँ का हिंदू सुरक्षित नहीं होगा और वे लोग वहाँ की आवाज नहीं उठाएंगे। वो आवाज उठाए ना, वहाँ अपने देश में रह के क्यों नहीं अल्पसंख्यक के लिए आवाज उठा रहे हैं। भारत में बैठे हुए बहुत से लोग हैं कि जो यहाँ सबके लिए आवाज उठाते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर मांग उठ रही है कि उन्हें आईपीएल 2026 से बाहर किया जाए और किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। शाहरुख खान वो आदमी है जो इतना चैरिटी करता है, इसके खाम में भी नहीं आ सकती वो चीज़ें। शाहरुख खान, सलमान खान, ये ऐसे नाम हैं। सलमान खान तो अपना। तो आज के लिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से बस इतना ही। अनाया और सत्यप्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH